गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आपका संजय कुमार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपना प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए एक बड़ा सा और बढ़िया सा सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसका अनाउंसमेंट करते समय मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रहा है। लेकिन भले यूट्यूब पर मैं बहुत लंबे समय के बाद आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ बड़ा ही लेके आ रहा हूँ। जो क्वेश्चन बैंक सीरीज होगा, जिसके जो भी गेस्ट पेपर हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम मैट्रिक के लिए बनते हैं, ये चाहे कोई भी प्रकाशन का आप गेस्ट पेपर उठाइएगा, उसमें 90 to 80% जो क्वेश्चन मैच करेंगे वो क्वेश्चन बैंक में से ही ला करके किसी किसी साल में क्वेश्चन उठा करके रख देते हैं और उसको आराम से मतलब पैड बैच करके या फिर कुछ पैसों में बेचते हैं। लेकिन मैं आपके यूट्यूब पे शायद फर्स्ट टाइम है जो पूरे क्वेश्चन बैंक पूरे साल का मैथ साइंस और भी अन्य सब्जेक्ट पूरे सीरियल वाइज पढ़ाऊंगा। तो आज आपके लिए मैं मैथ का 2011 के जो प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज जो पूछा गया है, तो उसी मैं सॉल्व करने वाला हूं। बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा काफी आपको हद तक लाभ पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ 2011 सॉल्व करा के छोड़ दूंगा, 2011 से लेकर जो अभी तक 2025 तक एग्जाम हुए हैं उस सारे प्रश्नों को मैं हल क्रमवार तरीका से कराऊंगा। सो आइए और देखिए, मैं अभी मतलब वीडियो को देख करके ऐसा ना फिर कीजिए कि तुरंत मैं बोलूँगा लाइक करो सब्सक्राइब करो। पहले आप वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन को समझिए, जब आपके पूरे दिल से समझ में आए कि नहीं ये क्वेश्चन ये अभी जो पढ़ाया मुझे समझ में आया है, उसके बाद शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई दबाव नहीं है। बट पहले से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को देखो, समझो और फील करो। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन जो 2011 को होते थे वो काफी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन होते थे। उसमें अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फार्मूला पर नजर रख लिया, फार्मूला को देख लिया, तो समझो वो क्वेश्चन यूं ऐसे चुटकी में उड़ा देगा। तो देखिए कैसे एकदम सिर्फ फार्मूला पर ध्यान रखना है। मतलब पहले के जितने भी क्वेश्चन आते थे वो सब फार्मूला बेस्ड होते थे। सिर्फ फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन को टिक मारो, आपका 10 या 20। हाँ, जो आजकल के क्वेश्चन होते हैं 2025-24 है इधर इस साइड का, वो जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होता है, उसमें कोई 50 बनाना है। लेकिन पहले 10-20 ऐसे ऑब्जेक्टिव आते थे, तो मैं चूंकि स्टार्ट किया हूँ शुरू से ही, तो थोड़ा कम ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, नहीं से आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में आप टीचर को ब्लेम करेंगे कि कैसे पढ़ाते नहीं समझ में आया। फिर शुरू से अंत बनने का प्रयास कीजिए। मैं अभी भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो आगे वीडियोस को आगे बढ़ाते इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्न का मतलब होता है नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, और परिमेय संख्या कौन है उसी को चुनना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहूंगा कि निम्न का मतलब तो 4 ऑप्शन इसमें से कोई छांटना है। लेकिन मैं आपको सिंपल सा ये बात कहूंगा, पहले ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या है। हालांकि आप लोग, मुझे पता है कि जो भी मैट्रिकुलेशन में बच्चा पढ़ता है तो परिमेय संख्या तो एटलीस्ट इस समय तो पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक रिमाइंड कराना चाहूंगा हल्का। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, P/Q के रूप में अगर रहेगा वो परिमेय संख्या है, और PQ जो होना चाहिए वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जब P/Q के रूप में अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो उसको परिमेय संख्या हमको कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए आइए ऑप्शन में ध्यान दीजिए कौन सा परिमेय संख्या है। √2, पहला ऑप्शन है √2। √2 जो है इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, रूट से बाहर आएगा ही नहीं, तब इसको परिमेय संख्या कहेंगे नहीं। अगला देखिएगा, ये 2 गुना √2/√2 है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 बचेगा। तो 2 को जो 2 दिख रहा है ये आपको 2/1 है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो P/Q के रूप में लिखते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए आपका बी आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए। फिर आइएगा सी ऑप्शन पर। सी में एक नियम है कि कोई ये परिमेय संख्या हो और ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो इसको जोड़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए परिमेय, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब आइएगा डी नंबर ऑप्शन, √6। ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगता है, इसीलिए ये भी परिमेय नहीं, ये भी अपरिमेय है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर है।
जो 2 इंटू रूट 2/2, फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ रूट 2 बच गया, जिसको b बटा क्यूब लिख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि आप जो प्लस में हो नेगेटिव की तरफ ना हो, उसमें माइनस का चिन्ह ना लगा हो, उसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक a है, मान लीजिए अपने मन से कोई मान लिया b है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको सोचना है कि फॉर्मूला सही है कौन सा। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए a और b का मौसम को बोलते हैं HCF, और AB का लॉसअप यानी LCM, गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा? तो एक पहला चैप्टर नहीं है, उसमें फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि AB का A और B है, उसका मौसम इनटू AB का लॉसअप बराबर होता है A गुना B। इसको अपना नॉर्मल भाषा में बात करें तो मान लीजिए जैसे 2 है और 4 है, तो इसका HCF निकालिए और इसका LCM निकालिए। तो LCM HCF का गुणा कीजिए और 2 और 4 का गुणा कीजिए, दोनों का बराबर ही होगा। यानी कि दो संख्याओं का लॉसा और मौसा बराबर उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर AB है संख्या, तो इसीलिए गुणनफल कौन है? ये भाग है, ये भी भाग है, ये गुणनफल है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, यानी कि A इंटू B आंसर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि जोड़ है। तो AB का मौसा, AB का लॉसा बराबर A इंटू B ही सही होता है ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लिखने जा रहे हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? एक घात वाले, सबसे पहले बात आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए घात क्या। तो जो कोई बहुपद रहता है, चूंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो ज्यादा तो मैं नहीं उस पर डिटेल जाऊंगा, लेकिन इतना समझाऊंगा कि कोई अगर बहुपद है और उसमें जो चर मौजूद होता है, तो चर का जो मैक्सिमम जो संख्या जो दिखाता है, जैसे मान लीजिए कहीं हम एक बहुपद लिख दिए यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 2x का पावर 3 2x + 1 है, तो इसमें चर x हुआ, चर x हुआ, तो सबसे ज्यादा चर कौन बताता है? x का पावर 3, तो इसीलिए घात कौन हो जाएगा? 3 घात वाला। तो उसी तरह घात का मतलब होता है किसी बहुपद में अधिकतम चर जो होता है वो उसका क्या बताता है? घात बताता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक घात की बात कर रहे हैं। कितने घात का? एक घात का बहुपद, एक घात वाले पॉलिनोमियल बहुपद जो होता है क्या कहलाता है? तो उसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा, या तो रैखिक बोलिएगा, एग्जाम में हालांकि रैखिक ही ज्यादा पूछता है, नहीं तो एक घाती ऑप्शन में देगा, कोई भी समझ जाएगा, इजीली समझ जाएगा। एक घाती एक है, कनेक्ट कर जा रहा है, फटाक से मार देगा। तो ऑप्शन में ज्यादा ये नहीं देता है, ज्यादा ऑप्शन एग्जाम में बिहार बोर्ड थोड़ा सा चतुर वाले लोग होते हैं, सेटअप लोग, तो एक घाती ही देते हैं, ठीक है? तो ध्यान से रखिएगा, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल भी कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है एक जनरल फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो सारे त्रिघात के नियमों को अपने पर संतुष्ट करता हो या लागू करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप का मतलब है कि चर का घात जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो इसमें चर जो है पावर 3 कहीं भी देखिएगा तो उसी को आप टिक मारिएगा कि यही मेरा त्रिघात है। बगल में गुणनफल में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, जो चर रहेगा उसका घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 है, तो इसीलिए बहुपद त्रिघात हो जाएगा, ax3 bx2 cx + d। हाँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड करूंगा कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ जो है x3 जो है उसका जो गुणांक है a, ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, यदि त्रिघात रहेगा नहीं। तो इसलिए त्रिघात में उसके बगल के गुणनफल कभी 0 नहीं हो सकता है। बाकी ये 0 हो जाए मंजूर है, लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकता है। और a b c d इसके जगह पर जब भी कोई संख्याएं आएंगी तो क्या आएंगी? कोई वास्तविक संख्या, रियल नंबर आएगा। खैर उतना डीप में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का मानक रूप बोला है, तो सिंपल से याद रखिएगा, x का पावर 3 bx2 + cx + d। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत सारे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है वीडियोस, त्रिकोणमिति या फिर बहुत जो थ्योरम आते हैं पर में 6 चैप्टर का, ट्रायंगल चैप्टर का, तो उसमें से जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेस्ड है, गेस किया होगा, मतलब उसमें क्वेश्चन रहता है, उसको देखोगे तब वो बहुत समझ में आएगा और बहुत सारा डिटेल में मैंने समझाया है। अभी मैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति का नाम लेते हैं और त्रिकोणमिति हाजिर है कि नहीं? तो
साइन ए का मान दिया है 3/4, साइन ए का मान क्या दिया है 3/4, तो बोल रहा है कि cos ए का मान बताइए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब ज्यादा चित्र को बनाना नहीं पड़ेगा। जो त्रिकोणमिति पढ़े होंगे बच्चा वो जानता होगा, यहाँ पर जो भी न्यूनकोण रहता है अगर उधर उससे अलग हट के यहाँ पर न्यूनकोण देगा तो फिगर बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ए है न्यूनकोण, एक्यूट एंगल, यहाँ भी क्या है न्यूनकोण, क्या है ए है, मतलब बिना फिगर के आप आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला ये पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है p/h। तो यहाँ पर देखोगे p की जगह पर 3 है, h की जगह पर कितना है 4 है। आप ही जानते हो कि संपूर्ण त्रिभुज में कभी जो p और h होता है, p और h दिया हो तो p ही गायब होता है, क्योंकि नॉर्मली आप चित्र बनाइएगा तो ये p होता है, ये b होता है और ये h होता है, ठीक है भाई। तो आप लोगों को ये देखिएगा, इसमें p दे दिया h दे दिया तो b गायब है। तो आपको b निकालने के लिए हमारे पाइथागोरस साहब ने एक फार्मूला दिया, √h² + b²। अब इस पर देखोगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर सॉरी मिस्टेक हो गया, h² - b²। तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ आप लोग b का मान निकालोगे फार्मूला से तो कितना आ जाएगा √7। अब इस पर तुम फार्मूला देखो cos का, तो cos का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। cos का भी फार्मूला क्या होता है b/h। तो बताइए b हम लोग कितना निकाले, यहाँ पर b कितना निकाले हैं √7 और h कितना निकाले हैं h कितना निकाले हैं h तो उसमें ऑलरेडी दिया है p/h यानी कि 4। ये आपका डायरेक्ट आंसर दिया मैंने, ठीक है। मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट्स हो रहा हो या कोई लग रहा है कि मन में थोड़ा और क्लियर कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए इस बात को, ताकि मैं आपको देख के समझ सकूं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है और तो है नहीं सब कोई लाइव ही मतलब देख पा रहे देखिएगा, या फिर कुछ और कोई भी समझने में या कुछ दिक्कत हो या सलाह दे रहा हूँ या एडवाइस मतलब करना हो तो आप कमेंट जरूर टाइप कीजिए सर ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा डाउट था, मैं बिल्कुल आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगले वीडियोस में जरूर आप देखिएगा कि सर ऐसा ये सीरीज आज से भले ही शुरू हुआ है, लेकिन हमेशा जब तक 2025 तक आपको पहुंचाएंगे नहीं तब तक ये क्वेश्चन बैंक सीरीज रुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक फार्मूला एक क्वेश्चन दिया था 2011 में 6 नंबर पर, tan a बराबर क्या, tan a बराबर क्या। अब tan a बराबर क्या, ये ऐसा क्वेश्चन है बाबू, ये कभी भी कोई आदमी सोचे तो बहुत सारा सही हो सकता है। tan a का सूत्र sin/cos भी होता है, tan a का p/b भी फार्मूला होता है, तो और tan a का cos 90 - a भी होता है, बड़े सारे फार्मूले हैं। तो हम उस सिचुएशन में जाएंगे ऑप्शन में, और ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो उस सिचुएशन के लिए आपको सारे फार्मूले टकाटक याद होना चाहिए, तभी जाके आप मतलब बना सकते हैं, अन्यथा बनाने में क्या हो जाएगी आप परेशानी हो सकती है। तो देखिए tan a ऑप्शन में जब दिया था उस समय 2011 के पेपर में, तो उसमें 90 वाला फार्मूला दिया था, पूरा किया सूत्र जिसको बोलते हैं। तो उसमें cot 90 डिग्री माइनस a ये किसके बराबर होता है tan a के बराबर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका हम क्या ही समझाएं। अगर डायरेक्ट बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैंने सीरीज बना कर रखा है 8.1 8.2 8.3 8.4 भी, तो उसमें जाकर जरूर YouTube में देखिएगा, मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ये फार्मूला है तो कहने का मतलब है फार्मूला है, इसको डायरेक्ट याद ही रखने में मतलब अच्छा ही है आपके लिए। किसी बिंदु के x अक्ष, देखिए ये 7 चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति, उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। किसी बिंदु के x अक्ष से इस वर्ड से इतना आपको प्यार होना चाहिए कि समझ में आ जाए, यही बहुत खेला करेगा आपके साथ। किसी बिंदु के x अक्ष के, अच्छा ये मन में डाउट की मतलब ये क्वेश्चन कहीं से उठा के लाके सर पढ़ा गया, ये बिल्कुल वही हूबहू अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड मैं वही लिखा हूं जो 2011 के फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा गया था। मैं अपने सीरीज का नाम ही क्या रखा हूं, क्वेश्चन बैंक सीरीज, जो कि लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं, बोलते हैं कि ये कोर्स ये क्रैश कोर्स है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं सोचा कि सारी चीजें पैसे से नहीं हो सकती है, कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, जिसे कोई इधर उधर जा करके बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा कुछ देना चाहिए ताकि वो
लास्ट में पहुंच सके। जब उसको कोई अच्छा से गाइडेंस ना मिले तो फ्री में मेरे चैनल को स्टडी एट 143 को देखे तो उसको लगे कि हाँ अरे यहाँ तो बड़े सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाया गया है और भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ कोर्स का नाम रखे होके। नहीं तो समाज में बकैती करने वालों की तो कमी है नहीं, तो सिर्फ बकैती करने से नहीं होगा। तो सुने है ना, हल्ला होगा कहीं से, सफलता मिलेगा यहीं से, क्योंकि ये है स्टडी एट 143। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? फिर सुनिए, किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? देखिए x अक्ष को आप सुने होंगे, एक उदाहरण लाइन खींचते हैं, एक क्षैतिज खींचते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है। इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बोलिएगा, किसी बिंदु के x अक्ष से, अच्छा से का मतलब अलग होना, से का मतलब बोला इसमें मैं कोचिंग से जा रहा हूं, मतलब कोचिंग से और आपके बीच की दूरी बढ़ रही है, आप अलग हो रहे हैं, तभी से लगाते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो से का मतलब अलग हो जाना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, x अक्ष पर कहेगा तो हम लोग इसी पर रहेंगे, लेकिन ये बोल रहा है x अक्ष से, यानी कि या तो इधर जाइए और नहीं तो इधर जाइए। तो ये जो मैंने ये लाइन खींचा है x अक्ष से इधर जाने के बाद या इधर नहीं जाने के बाद, ये किसके समानांतर है? y के। किसके समानांतर है? y के। x अक्ष से बोला है, x अक्ष से बोला है, इसका मतलब x अक्ष को छोड़ के उधर जाइए नहीं तो इधर जाइए। तो इसका मतलब ये किसके समानांतर आ रहा है? y के। और x अक्ष को तो हम एक अन्य नाम में भुज कहते हैं, लेकिन y अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। ये जो लाइन खींचे हैं किसके समानांतर है? y के। y को क्या बोलते हैं? कोटि। तो इसलिए आंसर होगा कोटि। समझ में आया ना? ये जरूर आपको मन करे तो ध्यान से फिर से रिपीट कर सकते हैं। बार-बार बोलना थोड़ा वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको बार-बार रिपीट करके देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए ना, ये कौन बच्चा नहीं बनाएगा? मैट्रिक का बच्चा उससे पूछे जब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, कितना मतलब इजी सूत्र है। तो मैं आपको वीडियो से स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि जो पहले के एग्जाम होते थे फार्मूला बेस्ड है। कैसा? फार्मूला याद करो, 10/10, 15/15, 15/15 ऑब्जेक्टिव लेके चले जाओ। ठीक है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ये नॉर्मल सा है, पाई आर स्क्वायर। कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक मार्क आराम से निकल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको मतलब सूत्र है, इसमें क्या समझना है, इसको कॉन्सेप्चुअल याद ही रखना है कि ऐसा होता है। संचयी परंपरा, अब आप जब 14 चैप्टर पढ़े होइएगा, 14 या हाँ 14 ही, तो उसमें एक चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को जिसमें माध्यमिका बहुलक परंपरा वगैरह पढ़ना होता है, तो उसमें बताया जाता है कि संचयी परंपरा जो होता है ना, उसके वक्र मतलब कर्व लाइन जो खींचिएगा ना, उस कर्व लाइन का नाम क्या कहलाता है? तो उसको त्वरण कहते हैं, त्वरण। फिर सुन लीजिएगा, ये मतलब डिफिनेशन की तरह याद करना लीजिए। कोई संचयी परंपरा का अगर वक्र बनाइएगा, कर्व बनाइएगा, तो उसको त्वरण कहिएगा। क्या कहिएगा? त्वरण। तो एक परिभाषा है, त्वरण क्या है? तो संचयी परंपरा का वक्र है। संचयी परंपरा का वक्र क्या है? तो त्वरण है कि नहीं? नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये तो बड़े फेमस नाम है। इनके बिना तो मानिए ना कि 1.1 वास्तविक संख्या का 10th क्लास का ना आए तो मानिए ना कि जुल्म बहुत जुल्म। तो कहीं ना कहीं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या समझते हैं? पहले ये थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। यूक्लिड एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, उन्होंने अपना नियम दिया था, उसी नियमों को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है पूरा तो क्वेश्चन पता कर निकल रहा है, तो मात्र 30 सेकंड के बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो मौसम हो गया। बट थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, जो उन्होंने मैं बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक को अगर ले लिया जाए, छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक में अगर भाग करें, तो तब तक भाग करते रहिए जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जिससे भाग लगाते रहिएगा, मतलब क्या होगा? डिवीजन, मतलब कि जिससे भाजक जो होता है वही उसका मौसा हो जाता है। तो इसी बात को उन्होंने बोला था। अब इसको डिटेल क्लास, थ्योरेटिकल क्लास में तो मैं डिटेल में बोलता, तो नहीं तो अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव बस यही कहूंगा, इससे 2 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। एक तो आपको ये पूछा जाएगा, अब एक तो ये पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किस पर लागू होता है। तो पहले याद कर लीजिए कि धनात्मक पूर्णांकों पर लागू होता है।
ये हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सब बुक्स एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, डिटेल में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो याद रखिएगा HCF यानी कि मौसम। बोर्ड पर ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात करते हैं? क्या ज्ञात करते हैं बताइए, क्या ज्ञात करते हैं? अभी क्या बताया है? मौसम ज्ञात करते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं। ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? तो A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R और इससे बड़ा B। ये शर्त है, शर्त 2025-24 इधर में हाल फिलहाल के एग्जाम पूछता है। तो आज का एग्जाम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा उससे क्वेश्चन रिलेट होने को नहीं है। तो पहले क्वेश्चन जो होता था मात्र फार्मूला रटो आंसर मारो, अब जो हो रहा है फार्मूला रटो नहीं समझो, फार्मूला को समझो फिर क्वेश्चन पढ़ो, कुछ अपना अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल दिमाग लगाओ तब मारो। तो टेंशन ना लो, अभी मैंने स्टार्ट किया, मैं बोला हूँ स्टार्ट किया। आपको शुरू से अंत तक दिया जाएगा, 2025 तक जितने प्रश्न आए होंगे सारे प्रश्नों का व्याख्यात्मक तरीका से, जिसको समझने के बाद आपको लगेगा कि यार कोई बात नहीं, पहले जो मैंने पाप कर लिया सर के साथ प्रायश्चित कर सकता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए 2011 के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे मैंने बनाया। कल आपसे मिलेंगे 2012 के सीरीज में, जो अच्छा क्वेश्चन का फिर एक जमाना होगा। और आशा करते हैं कि आप अपने मन से पढ़ने के बाद पूछिएगा कि क्या मैंने जो ये आपको 10 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज पढ़ाया क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले कोई चीज खाना अच्छा नहीं है, किसी और के साथ भी खाइए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।